हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द बायोटॉप यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सोनू कुमार। तो लास्ट हमने बात कर ली थी फोटो रेस्पायरेशन के प्रोसेस के ऊपर। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हमारे पास साइकिल का नाम है C4 साइकिल, यानी कि प्लांट के अंदर ऐसी साइकिल जो कहाँ चलती है, अलग अलग सेल्स के अंदर चलती है, उन्हें हम कहते हैं C4 साइकिल। इसका एक दूसरा नाम भी है। इसकी डिस्कवरी खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम था, वो था हमारे पास H.N. स्लेग। दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको खोजा था। इसीलिए इसी के आधार पर इस पाथवे का नाम होता है वो हम रख देते हैं कौन सा, हैज-स्लैग पाथवे भी इसको कहते हैं। और इस पाथवे की ज़रूरत क्यों पड़ी प्लांट को, तो सबसे पहले यही आता है कि C3 प्लांट था वो नॉर्मल इन्वायरमेंट की बात करूं तो जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल था। टेम्परेचर नॉर्मल होने के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिला कि जो CO2 का लेवल था वो पहले अच्छा था, सही था, टेम्परेचर एकदम सही था, टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर था और CO2 का लेवल सही था। लेकिन धीरे धीरे प्लांट में इवोल्यूशन आता गया, टेम्परेचर के धीरे कारण बढ़ता गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, टेम्परेचर था वो थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, प्लांट को CO2 लेने में मुश्किल सामना करना पड़ा, यानी स्टोमेटा ओपन नहीं हो पाए। और जो वाटर का लेवल था प्लांट को वो भी कम हो गया। इसलिए प्लांट ने C3 प्लांट से एक कन्वर्ट किया और बना दिया प्लांट ने कौन सा प्लांट, C4 प्लांट। यानी कहूँ तो C3 प्लांट से C4 प्लांट बनने का रीज़न है वो हम इन्वायरमेंट को दे सकते हैं कि इन्वायरमेंट में टेम्परेचर बढ़ा तो स्टोमेटा है वो बंद हुए तो प्लांट में CO2 का लेवल भी कम रह गया। साथ साथ में टेम्परेचर बढ़ा तो फोटो रेस्पायरेशन की ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस भी बढ़ी, वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस बढ़ी तो प्लांट में वाटर का लेवल है वो भी कम होने लग गया। इसीलिए प्लांट को नए डेवलप करनी पड़ी और नया प्लांट डेवलप हुआ हमारे पास C4 प्लांट। जब C4 प्लांट डेवलप हो रहा तो ये कह सकते हैं कि C4 जैसे ही प्लांट डेवलप हुआ इसमें जो CO2 का फिक्सेशन होता है वो यहाँ पर अलग अलग करने लगे। इसलिए इस साइकिल को हम कह सकते हैं कि इसे सेप्टल डबल CO2 फिक्सेशन के नाम से है, वो भी यहाँ पर हम जानते हैं। यानी टोटल कहूँ तो CO2 का दो जगह पर CO2 का फिक्सेशन करना कहलाता है सेप्टल डबल CO2 फिक्सेशन। अब क्या क्या इस प्लांट के नाम हो सकते हैं साइकिल के, तो जैसे C4 साइकिल कहते हैं क्योंकि सबसे पहले बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो 4 कार्बन का स्टेबल कंपोनेंट बनता है, इसलिए C4 साइकिल कहते हैं। हैज-स्लैग ने डिस्कवर किया इसलिए हैज-स्लैग कहते हैं। और सेप्टल डबल CO2 फिक्सेशन करता है, दो जगह CO2 का फिक्सेशन होता है, इसलिए नाम हमने दे दिया इसका सेप्टल डबल CO2 फिक्सेशन। और क्या क्या प्लांट ने किया वो थोड़ी सी डिस्कस करते हैं डिटेल में। कि जैसे ही हमारे पास पहले C3 प्लांट था, यानी सबसे पहले बनने वाला फोटोसिंथेसिस में 3 कार्बन का कंपोनेंट था, इसमें हमें देखा गया कि जो टेम्परेचर है वो हमारे पास यहाँ पर ऑप्टिमम टेम्परेचर रहने लगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर के साथ साथ यहाँ पर CO2 का लेवल भी ज़्यादा था, वाटर का लेवल है वो भी हमारे पास क्या देखने को मिला, ज़्यादा मिला। लेकिन जैसे ही प्लांट में डेवलप हुआ, प्लांट ने बना दिया क्या, C4 प्लांट। C4 प्लांट बनाने का मेन रीज़न था कि टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा है, साथ साथ में CO2 का लेवल कम है, साथ साथ में वाटर का लेवल भी कम हुआ। लेकिन हमें यहाँ पर यही देखना है कि C3 से C4 प्लांट बनाया तो उन्होंने चेंज क्या किया। तो सबसे पहला एक चेंज किया वो ये किया कि इसमें एक नया एंजाइम आया जिसका नाम है फॉस्फोइनोल पायरूवेट केज एंजाइम है, उसका नया डेवलपमेंट हुआ। यानी सही पूरा नाम लिख देते हैं कि हमारे पास कौन सा एंजाइम बना, फॉस्फोइनोल पायरूवेट है वो हमारे पास देखने को मिला, पेप्केज एंजाइम है वो उसका फॉर्मेशन हुआ। साथ साथ में यहाँ पर हमारे पास एक सेल का फॉर्मेशन हुआ जिसे हम बंडल शीथ सेल के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं, इसे बंडल शीथ सेल भी कहते हैं। और बंडल शीथ सेल होती है वो हमारे पास कैसी होती है, एक प्रकार की ग्रीन सेल है वो हमारे पास है। साथ साथ में एक प्लांट हार्मोन और भी बना, प्लांट हार्मोन नहीं प्लांट एंजाइम की बात कर रहा हूँ। ये है हमारे पास कौन सा आपका पायरूवेट फॉस्फोडाइकाइनेज।
ये हमारे पास टोटली है वो कितने हुए, 3 चीज़ें हैं वो नई डेवलप हुई प्लांट में, और जैसे ही 3 चीज़ें नई डेवलप हुई हमारे पास टोटल प्लांट है वो आपका बन गया कौन सा, C4। यानी C3 प्लांट में पैपकेज एंजाइम, बंडल शीथ सेल और फॉस्फोइनोल पायरुवेट फॉस्फोडाइकाइनेज का फॉर्मेशन होना, और ये बना देता है आपका कौन सा प्लांट, यहाँ पर C4 प्लांट। अब इसके साथ ही एक चीज़ और समझिएगा कि जो बंडल शीथ का फॉर्मेशन होता है, बंडल शीथ का जो फॉर्मेशन है वो हमारे पास एक मैकेनिज्म के द्वारा होता है। उस मैकेनिज्म को या उस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर किस नाम से जानते हैं, वो ध्यान रखना, क्रेंज एनाटॉमी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि क्रेंज एनाटॉमी के द्वारा बंडल शीथ सेल का फॉर्मेशन होगा। अब क्रेंज एनाटॉमी किसे कहते हैं तो वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारे पास आपके पास वेस्कुलर बंडल होता है, या कहूँ तो वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ है, वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ एक रिंग का फॉर्मेशन होना, एक रिंग का क्या होना, फॉर्मेशन होना या फॉर्मेशन होना, वो आपके पास क्या कहलाता है, आपका बंडल शीथ सेल कहलाता है। वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ एक रिंग स्ट्रक्चर बनेगी, रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, बंडल शीथ सेल कहेंगे। अब इसके साथ साथ और डिस्कस करें कि हमारे पास किन किन प्लांट्स में ये क्रेंज एनाटॉमी होती है वो पाई जाती है। ऐसे कौन कौन से प्लांट आ सकते हैं हमारे पास जिनमें क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है, या फिर सीधे कहे ऐसे कौन से प्लांट हैं जिनमें हमारे पास C3 C4 प्लांट कहलाते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना, मैं मोनोकोट प्लांट की बात कर रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ पर मोनोकोट प्लांट भी हो देखने को मिलते हैं। साथ साथ में कुछ है वो डाइकोट प्लांट है, वो भी हमारे पास प्रेजेंट रहते हैं, जिनमें हमारे पास क्या होता है, क्रेंज एनाटॉमी देखने को मिलती है। मोनोकोट की बात करूं तो सबसे पहले ध्यान रखना हमारे पास प्लांट आता है वो है आपका सोरगम प्लांट। इन सोरगम प्लांट में आपका क्रेंज एनाटॉमी देखने को मिलेगा। दूसरा आपका सबसे बड़ा एक प्लांट जो हमें आसपास देखने को मिलता है, जियामेज। तीसरा जो हमें गर्मियों में सबसे ज़्यादा राहत देने का काम करता है, इसे हम कहते हैं शुगर कैन। ये शुगर कैन में भी हमारे पास बंडल शीथ सेल यानी C4 प्लांट बनता है। और एक और होता है आपके पास जिसे हम कहते हैं यहाँ पर साइप्रस, वो भी हमारे पास कैसा है, मोनोकोट प्लांट के रूप में यहाँ पर जाना जाता है। अब इसके साथ साथ डाइकोट प्लांट की भी और बात करें तो डाइकोट प्लांट में कुछ फैमिली है जिसके बारे में मैं बात करता हूँ। सबसे पहली फैमिली है हमारे पास यहाँ पर अमरेंथस फैमिली। अमरेंथस फैमिली के साथ साथ हमारे पास यहाँ पर चिनोपोडियम फैमिली है। चिनोपोडियम फैमिली भी किसी है, C4 प्लांट वाली है। फिर उसके पास में हमारे पास आइट्रेप्लेक्स है, वो हमारे पास है। और साथ साथ में हमारे पास कौन सा है, आपका यूफोर्बिए फैमिली है, यूफोर्बिएसी फैमिली है, उनमें भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर कुछ C4 प्लांट वाले मैकेनिज़म्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। यानी टोटल कहें तो हम ये भी यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ ऐसी फैमिली भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी जिसकी सारे प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, C4 होते हैं। जिस फैमिली का नाम है हमारे पास यहाँ पर पोएसी फैमिली। ये पोएसी फैमिली है वो सारी की सारी डिपेंड करती है ग्रासेस फैमिली से। ये पूरी की पूरी पोएसी फैमिली को हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कैसी होती है, ग्रासेस फैमिली है। और इस ग्रासेस फैमिली में जितने भी हैं, जैसे बात करें तो हमारे पास वीट हो गया, राइस हो गया, या फिर कहूँ तो हम ये कह सकते हैं कि बार्ले हो गया। इन सभी के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, मैक्सिमम ये C4 प्लांट से ये बिलोंग करती है। और साथ साथ में कहें तो राइस ऐसा है जिनको हमने अभी C3 प्लांट से किस में कन्वर्ट कर लिया है, C4 प्लांट में इनको कन्वर्ट कर लिया। तो ये जितने भी मोनोकोट और डाइकोट फैमिली की हमने बात की है वो सारे के सारे C4 प्लांट है। यानी ऐसे प्लांट जिनमें क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है, ऐसे प्लांट जो हाई टेम्परेचर पर भी प्रेजेंट रहते हैं, ऐसे प्लांट जिनमें फॉस्फोइनोल पायरुवेट एंजाइम पाया जाता है, ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें हमें बंडल शीथ सेल देखने को मिलती है, ऐसे जिनमें फॉस्फोइनोल पायरुवेट या कहूँ तो PPDK यानी पायरोफॉस्फेट हमारे पास डाइकाइनेज एंजाइम है, वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। ये सारे के सारे हैं वो कैसे प्लांट होते हैं, आपके यहाँ पर C4 प्लांट होते हैं जिनमें हमें बंडल शीथ सेल्स के साथ देखने को मिलता है। अब थोड़ा सा इनमें कंपैरिजन करने की देखें
कि हम कंपैरिजन करते हैं कि C3 प्लांट होता है वो कैसा होता है और C4 प्लांट है वो हमारे पास किस तरह की स्ट्रक्चर्स के रूप में हमारे पास प्रेजेंट रहता है, उनके ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि मीजोफिल सेल है, जहाँ पे प्लांट के अंदर मीजोफिल सेल्स होती है। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि हमारे पास बंडल शीथ सेल है, ये बंडल शीथ सेल है हमारे पास। और बंडल शीथ सेल में भी हमारे पास कैसे देखने को मिलेगा, क्या मैकेनिज्म होगी, उन सभी के ऊपर है वो हम बात करेंगे। ये हमारे पास बंडल शीथ सेल है। और थोड़ा सा समझिएगा कि मीजोफिल सेल में हमारे पास पहले क्या है कि आपके पास बंडल शीथ सेल में नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो पाया जाता है। बंडल शीथ सेल में नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट होता है और यहाँ पर हमारे पास ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास क्या देखने को मिलता है, आपका अब नॉर्मल जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो आपका देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ ये कह सकता हूँ नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट होगा तो जो आपका ग्रेनम भाग है या ग्रेनम भाग है वो प्रेजेंट देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर अब नॉर्मल है तो ग्रेनम भाग है वो क्या मिलता है, आपका एब्सेंट देखने को मिलता है। इसके साथ साथ ये भी होता है कि यहाँ पर ग्रेनम भाग प्रेजेंट है, इसका मतलब फोटो सिस्टम फर्स्ट भी होगा और फोटो सिस्टम आपका कौन सा होगा, यहाँ पर सेकंड होगा। जब ग्रेनम भाग नहीं है इसका मतलब यहाँ पर फोटो सिस्टम जो सेकंड होता है वो आपका क्या मिलेगा, एब्सेंट मिलेगा। और फोटो सिस्टम सेकंड फर्स्ट प्रेजेंट होगा तो यहाँ पर ये भी कह सकता हूँ कि वाटर है वो आपका यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, इन्वॉल्व होगा, यानी वाटर हाइड्रोलाइसिस है वो यहाँ पर होगा, या वाटर लाइसिस होता है वो प्रेजेंट होगा। और यहाँ पर आपका वाटर टूटना है, वाटर टूटता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसके साथ साथ मेन चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर सबसे पहले मीजोफिल सेल में रूबिस्को एंजाइम प्रेजेंट है, होता था, अभी नहीं बात कर रहा हूँ, पहले रूबिस्को एंजाइम के अंदर यहाँ पर हमारे पास देखने को मिलता था कि रूबिस्को एंजाइम है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता था। लेकिन अब मीजोफिल सेल में जैसे ही बंडल शीथ सेल का फॉर्मेशन किया, रूबिस्को एंजाइम को हमने बंडल शीथ सेल से क्या कर दिया, मीजोफिल सेल से हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। यहाँ पर रूबिस्को एंजाइम को हमने एब्सेंट कर दिया। लेकिन रूबिस्को एंजाइम को हमने अब भेज कहाँ दिया है, बंडल शीथ सेल के अंदर यहाँ पर भेज दिया। इसके साथ साथ बात करें तो यहाँ पर एक नए एंजाइम का फॉर्मेशन किया जिसका नाम है पेप्केज एंजाइम, यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। यहाँ पर पेप्केज एंजाइम है वो आपका क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसके साथ साथ और बात करें तो पेप्केज एंजाइम का जो काम है वो क्या करना, CO2 को ट्रांसफ़र करना होता है। और यहाँ पर रूबिस्को को काम होता है वो होता है CO2 का क्या करना, फिक्सेशन करना। यानी कि रूबिस्को एंजाइम पहले जो CO2 का फिक्सेशन या C3 साइकिल मीजोफिल साइकिल में चला रहा था, मीजोफिल सेल में चला रहा था, वो अब C3 साइकिल आपका कहाँ चलेगा, बंडल शीथ सेल में चलेगा। जैसे अगर मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाऊं तो थोड़ा सा देखना कि ये हमारे पास लीफ की एपिडर्मल सेल है, ये कुछ यहाँ पर लीफ की एपिडर्मल सेल है। इस लीफ की एपिडर्मल सेल के नीचे हमारे पास यहाँ पर मीजोफिल सेल प्रेजेंट है, सारी की सारी, ये सारी की सारी हमारे पास मीजोफिल सेल है। ये मीजोफिल सेल में हमारे पास क्या देखने को मिलता है, आपका अब नॉर्मल जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो सभी देखने को मिलता है। इसके नीचे अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर हमारा वेस्कुलर बंडल है जाइलम फ्लोएम में, और इसके चारों तरफ एक नई स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया। कुछ इस तरह से हमारे पास नई सेल का निर्माण हो गया और ये नई सेल आपके पास क्या कहलाती है, टोटली रिंग के रूप में स्ट्रक्चर बनी है, ये रिंग के रूप में स्ट्रक्चर बनी, इसे हम बंडल शीथ सेल कहते हैं। और बंडल शीथ सेल के साथ साथ इसके चारों तरफ हमारे पास ये मीजोफिल सेल है प्रेजेंट है। कुछ इस तरह से आपकी मीजोफिल सेल प्रेजेंट है। अब थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ और जूम करने के बाद में आप देखिएगा कि किस तरह की स्ट्रक्चर है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब देखिएगा थोड़ा सा इसको, अब मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या है कि यहाँ स्टोमेटा था जो सबसे पहले क्या करता है, CO2 को अंदर की तरफ ट्रांसफ़र करता है, यानी CO2 को अंदर स्टोमेटा ले ली। स्टोमेटा से ये मीजोफिल सेल से होते हुए यहाँ पर CO2 आ गया। यहाँ पर मीजोफिल सेल में आपका एंजाइम है पेप्केज। इन सभी मीजोफिल सेल में कौन एंजाइम है, PEP पेप्केज एंजाइम प्रेजेंट है, ये पेप्केज एंजाइम प्रेजेंट है।
ये पेप्केज एंजाइम प्रेजेंट है। पहले यहाँ रुबिस्को होता था, पेप्केज एंजाइम प्रेजेंट है, उसने CO2 को ले लिया, जैसे यहाँ तक ये CO2 पहुँच गई। अब ये CO2 को सीधा कहाँ भेज देगा, इस बंडल स्थित सेल में। जैसे यहाँ से बंडल स्थित सेल में आ गया, यहाँ से CO2 आपका यहाँ पहुँच गया। जैसे CO2 यहाँ पर पहुँचेगा इस बंडल स्थित सेल में, यहाँ पर प्रेजेंट रहता है आपका कौन सा एंजाइम, रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट रहता है। रुबिस्को एंजाइम क्या करता है, CO2 का फिक्सेशन करना स्टार्ट करता है, और CO2 का जैसे ही फिक्सेशन होगा आपका C3 साइकिल अब कहाँ पर चलेगा, इस बंडल स्थित सेल में चलेगा। यानी बंडल स्थित सेल में आपका कौन चला, C3 साइकिल चला। और जो मेसोफिल सेल में पहले चलता था वो अब क्या कर रही है, सिर्फ ट्रांसपोर्ट कर रही है किसको, C2 को। किसकी एंजाइम की प्रेजेंस में, पेप्केज एंजाइम की प्रेजेंस में CO2 का सिर्फ क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र करने का काम है वो यहाँ पर किया जाता है, और कुछ नहीं है। और यहाँ मेसोफिल सेल में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, यहाँ पर चले वापस, तो मेसोफिल सेल में जो क्लोरोप्लास्ट है आपके पास, यहाँ पर देखने को हमारे पास मिले थे क्लोरोप्लास्ट, वो आपके पास कैसे होते हैं, स्मॉल साइज का क्लोरोप्लास्ट होता है, स्मॉल साइज का क्लोरोप्लास्ट है वो मिलता है। यहाँ पर आपका लार्ज साइज का क्लोरोप्लास्ट है वो हमें देखने को मिलेगा। अब इसके आगे चलें, बात करें साइकिल के ऊपर कि साइकिल हमारे पास कैसा चलेगा, किस तरह का साइकिल चलता है, कैसे CO2 का ऑब्जर्वेशन किया जाता है, वो सारी चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें, एक बनाते हैं, ये हमारे पास है आपकी मेसोफिल सेल, यहाँ पर मेसोफिल सेल है, और मेसोफिल सेल के जस्ट पास में ही आपकी यहाँ पर मैं बना देता हूँ आपका कौन सा भाग, बंडल स्थित सेल। ये है मेसोफिल भाग और ये है आपका बंडल स्थित सेल। जैसे ही बंडल मेसोफिल सेल की बात आती है, मेसोफिल सेल्स के अंदर, जैसे मैं यहीं पर एक चीज़ और बना देता हूँ, इसी भाग के अंदर हम कहें तो हमारे पास यहाँ पर है आपका ये क्लोरोप्लास्ट भाग, टोटली ये क्लोरोप्लास्ट भाग है। इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास ये टोटली इसके पास में ही मान लीजिए मैं क्लोरोप्लास्ट भाग बना देता हूँ, टोटली यहाँ पर लिखूँ तो ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है बंडल स्थित सेल का, और ये मेसोफिल सेल का क्लोरोप्लास्ट आ गया। मेसोफिल सेल के ऊपर की तरफ एपिडर्मिस की सेल होती है, एपिडर्मिस से आपका CO2 अंदर की तरफ आता है। जैसे ही CO2 अंदर की तरफ आता है, यहाँ पर प्रेजेंट रहता है आपका वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर मॉलिक्यूल जैसे इसके साथ मिलता है, यहाँ पर एक एंजाइम काम करता है, जिस एंजाइम का नाम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है वो CO2 को बना देता है आपका टोटली यहाँ पर H2CO3 में बदल देता है। जैसे ही H2CO3 में मॉलिक्यूल चेंज होता है, ये H2CO3 क्या करता है, H को रिलीज करके HCO3 में बदल जाता है, और यहाँ से क्या हो गया आपका H+ आयन है वो रिलीज हो गया। ठीक है, जैसे ही HCO3 यहाँ पर रिलीज हुआ, पहले से प्रेजेंट रहता है यहाँ पर आपका फॉस्फोइनोल पायरेट यानी PEP है, मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। ये PEP मॉलिक्यूल आगे जाएगा और HCO3 के साथ मिलेगा, और दोनों मिलकर यहाँ पर बनाएंगे आपका ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। जब दोनों मिलते हैं तो उस जगह पर एक एंजाइम होता है, यहाँ पे एंजाइम का नाम लिख रहा हूँ मैं, उस एंजाइम का नाम है फॉस्फोइनोल पायरुवेट केज एंजाइम है। ये एंजाइम आपका यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, इन दोनों को मिलाने का काम करता है। मिलाते ही ये बन जाता है आपका ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और जैसे ही ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना, अब ये आपका कहाँ आ जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में आ जाएगा। यानी टोटल कहूँ तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कहाँ इंटर कर गया, क्लोरोप्लास्ट में इंटर कर गया। अब क्लोरोप्लास्ट में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है वो बनाएगा आपका कौन सा, यहाँ पर मेलेट में बदल जाएगा। लेकिन मेलेट में बनने से पहले यहाँ पर एक एंजाइम होता है, इसका नाम होता है NADP। फुल फॉर्म नहीं लिख रहा मैं, शॉर्ट फॉर्म में बात कर रहा हूँ, मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ध्यान रखना, एंजाइम का नाम फिर बता रहा हूँ, मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, जिसे हम MDH कहा है। मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड आपका बदल जाता है मेलेट में। अब जो ये मेलेट यहाँ पर बना है, ये मेलेट आपका बंडल स्थित सेल में चला जाएगा। यानी टोटल कहूँ तो अब आपका यहाँ पर क्या बन गया है, मेलेट का फॉर्मेशन हो गया।
जैसे ये मेलेट आपका बंडल स्थित सेल में जाता है, जाने के बाद में ये मेलेट आपका यहाँ पर टोटली कन्वर्ट हो जाता है पायरूवेट में। अब एक चीज़ और देखिएगा, मेलेट होता है वो 4 कार्बन का कंपोनेंट होता है और पायरूवेट होता है वो 3 कार्बन का कंपोनेंट होता है। यहाँ पर जो एंजाइम काम में आता है वो यहीं पे लिख रहा हूँ कि MELANADP या फिर मेलेट हाइड्रोजिनेज एंजाइम MH एंजाइम की उपस्थिति के अंदर यहाँ से एक मॉलिक्यूल NADP था वो कन्वर्ट हो जाता है NADPH के अंदर और साथ में रिलीज़ होता है कौन सा CO2 मॉलिक्यूल। जैसे CO2 मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है, ये CO2 मॉलिक्यूल चला जाता है यहाँ क्लोरोप्लास्ट में, चलता है आपका C3 साइकिल। उस C3 साइकिल के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा और C3 साइकिल यहाँ चलेगा तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन है वो हो जाता है। यानी टोटल कहूँ तो मेलेट से आपका NADP से NADP प्लस था, इससे NADPH बना, एक CO2 रिलीज हो गया, एंजाइम था मेलेट हाइड्रोजिनेज एंजाइम, बन गया आपका क्या, पायरूवेट। अब ये पायरूवेट वापस से कहाँ आएगा, मीजोफिल सेल में आएगा और मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में आ गया कौन, आपका पायरूवेट मॉलिक्यूल। पायरूवेट से अब ध्यान रखना क्या बनेगा, वापस से फॉस्फोइनोल पायरूवेट बनेगा और यहाँ पर जो एंजाइम्स होगा आपका वो कौन सा होगा, वो है आपका पायरूवेट फॉस्फोडाइकाइनेज, जिसकी हमने बात कही थी कि ये नया एंजाइम एक और बनता है। ये क्या करता है, आपका ATP मॉलिक्यूल का यूज करता है और ATP मॉलिक्यूल कितने फॉस्फेट यूज करेगा, ये 2 फॉस्फेट यूज करेगा, यानी डाई फॉस्फेट आपका यूज करता है, एक फॉस्फेट को रिलीज करता है। इससे बन जाता है फॉस्फोइनोल पायरूवेट और फॉस्फोइनोल पायरूवेट वापस से सेल के बाहर या क्लोरोप्लास्ट के बाहर आ जाएगा और यहाँ से आपका क्या बनेगा, फॉस्फोइनोल पायरूवेट का फॉर्म। तो फॉस्फोइनोल पायरूवेट है वो वापस क्या करता है, यहाँ पे मेसोफिल के साइटोप्लाज्म में आ जाता है और साइटोप्लाज्म में फिर से कोई HCO3 यानी CO2 मॉलिक्यूल है वो H2O के साथ मिलकर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होगा, आपका H2CO3 भी बनाएगा, H2CO3 फिर यहाँ पे तैयार मिलेगा, PAP वापस से मिलेगा किस एंजाइम की प्रेजेंस में, फॉस्फोइनोल पायरूवेट केज एंजाइम में, और बन जाएगा कौन सा, आपका ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। वापस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कहाँ जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में। और इसी तरह से आपका पूरा साइकिल है वो चलता रहेगा और बनने वाला सबसे पहला कंपोनेंट बताया नहीं कितने कार्बन का होता है, 4 कार्बन का होता है। बनने वाला कौन सा था, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड यहाँ पर बना है। अब इसकी फुल फॉर्म एक बार हमने पहले भी लिखी है, यहाँ पर भी लिख देते हैं कि यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हुआ है, पायरूवेट फॉस्फोडाइकाइनेज का निर्माण, ये एंजाइम का नाम है आपका पूरा। और यहाँ पर है वो हम कहते हैं इसे क्या, मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है वो कहते हैं, यानी NADP डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बनता है, मेलेट बनता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।